तो आपके पास चुनाव चिन्ह आ गया, विजन भी है और जीतने का जज्बा तो है ही। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपके पास सही कागजात हैं? क्योंकि सच तो ये है कि कानून की नज़र में इन कागजों के बिना आपका अभियान समझिए शुरू ही नहीं हुआ है। और ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये चुनाव जीतने की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी प्रशासनिक कवच को बनाने की। हाँ, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये चुनावी मैदान की एक, कह लीजिए, कड़वी सच्चाई है। यही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर एक मजबूत सफल अभियान खड़ा होता है। और अगर यही नींव कमजोर रह गई तो पूरा का पूरा अभियान ढह सकता है। तो सवाल उठता है, ये प्रशासनिक कवच है क्या आखिर? देखिए, ये जो परमिशन या अनुमतियां होती हैं ना, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये असल में एक ढाल है, एक शील्ड जो आपको आपके विरोधियों के कानूनी हमलों से बचाती है। और यकीन मानिए, वो बस आपकी एक छोटी सी गलती का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और मान लीजिए अगर ये कवच ना हो तो तब क्या होता है? आपके विरोधी फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। सोचकर देखिए, आपके महंगे लाउडस्पीकर, आपकी गाड़ियां सब जब्त हो सकती हैं। पर इन सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी इमेज को, आपकी साख को। क्योंकि जनता क्या सोचेगी कि भाई जो नेता अपने अभियान के छोटे मोटे नियम नहीं संभाल पा रहा, वो हमारी पंचायत क्या संभालेगा? ठीक है, तो इस कवच को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए एक नजर डालते हैं मास्टर परमिशन चेकलिस्ट पर। ये वो लिस्ट है जिसमें वो सारे जरूरी कागजात हैं जो आपके पास हर हाल में होने ही चाहिए। तो ये जो मास्टर चेकलिस्ट है, इसमें मोटे तौर पर 5 चीजें आती हैं। आपका जनरल कैंपेनिंग, गाड़ियों का इस्तेमाल, लाउडस्पीकर और पीएस सिस्टम, कोई भी पब्लिक मीटिंग या जुलूस, और हाँ, आपके पोस्टर और बैनर। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इनमें से हर एक चीज के लिए अलग से परमिशन लगती है। अब देखिए, कुछ चीजों पर प्रशासन की नजर बहुत ही पैनी होती है, जैसे कि गाड़ियों का इस्तेमाल। आपको अपनी हर एक गाड़ी का, चाहे वो बाइक हो, ऑटो रिक्शा हो या कार, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताना ही होगा। इसमें जरा सी भी चूक आपको भारी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही मामला लाउडस्पीकर का भी है। इसका इस्तेमाल भी बहुत सख्त नियमों के तहत होता है। जो परमिट मिलेगा ना, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आवाज़ कितनी तेज रखनी है और कितने बजे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन नियमों को मानना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब ये सारी परमिशन लेना, ये समझिए वक्त के खिलाफ एक रेस की तरह है। यहाँ पर जो पहले से प्लानिंग करके चलता है वही जीतता है। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो आखिरी मिनट में कर लेंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा। तो एक नंबर याद रखिए, 15। ये है 10 से 15 दिन का नियम। मतलब किसी भी परमिशन के लिए आपको कम से कम इतने दिन पहले अप्लाई करना ही होगा। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक पक्का नियम है। तो टाइमलाइन क्या बनती है? सीधी सी बात है, सारी परमिशन के लिए 10 से 15 दिन पहले बीडीओ ऑफिस में अर्जी दे दें। अगर कोई बड़ी रैली या जुलूस है तो लोकल पुलिस को 24 से 48 घंटे पहले बता दें। और सबसे जरूरी बात, अपनी हर कैंपेन वाली गाड़ी में परमिशन की स्टैंप लगी हुई कॉपी जरूर रखें। रास्ते में जब चेकिंग होगी ना, तो यही कागज आपका सबसे बड़ा बचाव होगा। अब जैसे ही चुनाव की तारीखें अनाउंस होती हैं, एक और बहुत बड़ी चीज लागू हो जाती है। एक और रूल बुक, जिसे कहते हैं आदर्श आचार संहिता, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये समझिए चुनाव के दौरान हर उम्मीदवार के लिए सुपर बॉस है, जो उनके हर एक्शन पर नजर रखती है। तो ये आदर्श आचार संहिता या एमसीसी है क्या? ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल रूल बुक है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, ये हर उम्मीदवार और हर पार्टी पर लागू हो जाती है। इसका मकसद बस एक है कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, सबको बराबर का मौका मिले। इसकी गंभीरता को एक असली किस्से से समझते हैं। एक बार एक कैंपेन में टीम गांव के दौरे पर थी और ठीक रात के 10 बजे पुलिस का फोन आ गया। वो एक ऐसा सबक था जो टीम ने बड़ी सख्ती से सीखा कि इन नियमों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो एमसीसी के 3 सबसे बड़े नियम क्या हैं जो याद रखने हैं? पहला, रात के 10 बजे के बाद प्रचार और लाउडस्पीकर पूरी तरह से बंद। दूसरा, किसी भी धार्मिक जगह के अंदर कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं। और तीसरा, जो हमेशा याद रखना है, आपके विरोधी घात लगाए बैठे हैं, आपकी बस एक गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आपके खिलाफ एफआईआर कर सकें। चलिए अब आते हैं चुनाव वाले दिन पर। उस दिन की सबसे जरूरी परमिशन क्या है?
वो है आपके पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति। ये वो लोग हैं जो पोलिंग बूथ पर आपकी आंखें और कान बनकर बैठते हैं और वोटिंग पर पैनी नजर रखते हैं। तो अपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त करने का प्रोसेस क्या है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऐसे लोगों को चुनिए जो उसी बूथ के रजिस्टर्ड वोटर हों और सबसे ज़रूरी, आपके लिए पूरी तरह से वफादार हों। स्टेप 2, उनके नाम इलेक्शन कमीशन को टाइम से पहले जमा करवा दीजिए। और स्टेप 3, उनके लिए ऑफिशियल पास बनवा लीजिए, क्योंकि इसी पास से उन्हें वोटिंग वाले दिन बूथ के अंदर एंट्री मिलेगी। और एजेंट चुनते वक्त एक बात का खास ख्याल रखिएगा। सिर्फ ये मत देखिए कि कौन फ्री है या किसके पास टाइम है। नहीं, सबसे जरूरी चीज है वफादारी। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ वहां बैठा ना रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपके लिए अंत तक लड़े। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सब कुछ सिर्फ नियम कानून या कागजी कार्रवाई नहीं है। आप इन नियमों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, कैसे इनका पालन करते हैं, ये बात वोटर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये बताती है कि एक नेता के तौर पर आप कितने जिम्मेदार और भरोसेमंद साबित होंगे। असल में यहीं से आपकी इमेज बननी शुरू होती है। तो अब जब आपका ये प्रशासनिक कवच मजबूत और तैयार है, तो असली सवाल अब आता है, क्या अब आप जमीन पर उतरकर अपनी असली अभियान मशीन खड़ी करने के लिए तैयार हैं?